हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देखें साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 21। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 21। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो यूजीसी नेट जीआरए वालों के लिए क्लास है, हिंदी की क्लास है। इसमें डेली हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रखे गए हैं वो मतलब PYQ के रखे गए हैं। 2016 में जो पेपर हुआ था उसी पेपर को यहाँ पे रखा गया है। पूरे व्याख्या के साथ मैं कराता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिएगा। तो बिना देर के हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन करा दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। लिखा है इसमें कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान और विश्रामपुर का संत। और कौन है विश्रामपुर का संत? देखिए, ये जितने भी उपन्यास यहाँ पे रखे गए हैं वो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। शून्य घाटी का सूरज, इसका प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 1957 है इसका प्रकाशन वर्ष, 1957। सीमाएं टूटती हैं 1973। मकान की अगर बात करें 1976। और विश्रामपुर का संत 1998। ये जो है इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष है। ये उपन्यास मतलब किसके हैं? श्रीलाल शुक्ल के हैं। देखिए, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है शून्य घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ाव 1976 और विश्रामपुर का संत 1998। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से पहला ऑप्शन सही है, क्या भूलूं कि याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान और जो मैंने जिया। क्या भूलूं क्या याद करूं, अगर इसकी बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। ठीक। बसेरे से दूर 1978। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 और जो मैंने जिया 1992। ठीक ना। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं और बसेरे से दूर, ये दोनों जो है वो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और टुकड़े टुकड़े दास्तान ये है अमृतलाल नागर की है। और जो मैंने जिया ये कमलेश्वर की है। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए सही है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है, हरिवंश राय बच्चन का है। नीड़ का निर्माण फिर 1970 का हरिवंश राय बच्चन का है। बसेरे से दूर 1978 हरिवंश राय बच्चन जी का है। और 10 द्वार से 100 पन तक 1985 ये भी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, मतलब इनकी जो आत्मकथाकार हैं वो हरिवंश राय बच्चन है चारों के। टुकड़े टुकड़े दास्तान, अगर इसकी बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी है। और इसके जो आत्मकथाकार है वो है अमृतलाल नागर हैं। जो मैंने जिया 1992 कमलेश्वर हैं। यादों की चिराग 1997 कमलेश्वर का है। और जलती हुई नदी 1999 ये भी कमलेश्वर का है। ठीक। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। मतलब पूछ देगा कि किसने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है, तो वो किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा है, हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन डी, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। अशोक के फूल की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1948 है।
1948। कल्पलता की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1951 है, 1951। कुटज, कुटज की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है, 1964। और आलोक पर्व, आलोक पर्व अगर इसकी बात करें, आलोक पर्व तो 1972 है इसका, 1972। ठीक, क्या रहे क्या ये चारों के निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। ठीक, ऑप्शन डी सही है 53 का। देखिए, अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 और विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, साहित्य और सहचर 1965 ईस्वी और आलोक पर्व 1972 ईस्वी। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो निबंध संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनकी निबंध संग्रहों को पूछा भी जाता है, इनका मिलान करने के लिए भी दे देता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन ए, आधुनिक हिंदी का साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। आधुनिक हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है, 1940 है। और रस सिद्धांत की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1948 है, 1964 है, 1964 इसका है। दक्षिणी हिंदी का साहित्य की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1970 है, 1970। और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1973 है, 1973। तो ऑप्शन ए सही है 54 का। देखिए, यहाँ पे लिखा भी कि आधुनिक हिंदी साहित्य इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है और इसके जो आलोचक हैं वो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े। रस सिद्धांत की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है, डॉक्टर नागेंद्र का है। दक्षिणी हिंदी का साहित्य जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 है और ये श्री राम शर्मा का है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास और सिद्धांत ये किसका है? ये शिव कुमार मिश्र का 1973 ईस्वी। और रस सिद्धांत की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है, नंद दुलारे वाजपेयी। रस सिद्धांत 1977 नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना नंद दुलारे वाजपेयी ने भी की है। देखिए, लिखा है यहाँ पे कि निर्देश में प्रश्न संख्या 56 से 65 तक के प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक की स्थापना ए और दूसरा तर्क आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 55 था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसीलिए इसको मैंने छोड़ दिया है। ठीक, मुझे अभी मतलब कि क्लास जब ले रहा था तो पता चला है कि नहीं, मतलब वो छूट गया, तो इसीलिए इसको छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 से हम लोग शुरू करेंगे। लिखा है 56 में कि स्थापना में लिखा है कि रसोवे संस, रसोवे स। और तर्क आर में लिखा है कि इसलिए रस को ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही, आर गलत, बी ए गलत और आर सही, सी ए और आर दोनों सही और डी ए और आर दोनों गलत। तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही। देखिए, रसो वैसे का तात्पर्य है ब्रह्मानंद का समानार्थी, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम भट्ट नायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि है। क्वेश्चन नंबर 57, स्थापना ए में लिखा है कि छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। तर्क आर में लिखा है कि इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। ए में कि ए सही और आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए और आर दोनों सही, डी में कि ए और आर दोनों गलत। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? ज्योति ले
दोनों गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पे लिखा है छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता नहीं है, बल्कि छायावादी कविता अपनी बात को सीधे न कहकर प्रतीकों या अन्योक्ति के माध्यम से कैसे कहती है। इसलिए इसे अध्यात्म के संदर्भ में रहस्यवादी तथा प्रेम के संदर्भ में स्वच्छंदतावादी कहा जाता है। साहित्य में छायावादी युग अपनी एक विशेष पहचान रखता है तथा ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा है कि स्थापना में लिखा है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क आर में लिखा है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? ए में लिखा है कि ए सही, आर गलत। बी में कि ए गलत और आर सही। सी में कि ए और आर दोनों सही। डी में कि ए और आर दोनों गलत। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, ये बात सही है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है, ये भी सही बात है। तो मतलब दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही है, ए और आर दोनों सही। लिखा भी है कि काव्य में रहस्यवाद की भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी आवश्यक होना है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। जब काव्य में अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन करें, अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना होती है, उसे रहस्यवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में स्थापना में लिखा है कि प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह अवधारणा, वह असाधारण अवस्था है जो श्रेष्ठ सत्य को उसके मूल चारुत्य में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, ए में लिखा है कि ए गलत, आर सही। बी में कि ए और आर दोनों सही। सी में कि ए और आर दोनों गलत। डी में कि ए सही और आर गलत। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ए होगा कि ए गलत और आर सही। यहाँ पे लिखा भी है कि छायावाद कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा के संकल्पनात्मक अनुभूति है, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्य में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। रहस्यवाद में अज्ञात प्रियतम को उल्लेखित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 स्थापना में लिखा कि शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन में बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ए सही, आर गलत। बी में कि ए गलत और आर सही। सी में कि ए और आर दोनों सही। डी में कि ए और आर दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? तो देखो, इसका आंसर होगा कि ए गलत है। ए जो है गलत है और आर जो है वो सही है। ऑप्शन बी सही है।
लिखा है कि प्रेम में शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट की भावना प्रबल होती है। एक दूसरे के प्रेम में अनुरूप नायक नायिका के मिलन की अभाव को ही वियोग माना जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 61, स्थापना ए में लिखा है कि आद्य बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। तर्क आर में लिखा है कि इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में लिखा है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत और आर सही, सी में कि ए और आर दोनों सही, डी में कि ए और आर दोनों गलत। तो 61 का आंसर क्या होगा? लिखा है कि आद्य बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है, ये बात सही है। और तर्क आर में लिखा है कि इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों को सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी से है कि ए और आर दोनों सही। लिखा है कि साहित्य में आद्य बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है, इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। क्योंकि मिथक एक आस्था या विश्वास है जो पौराणिक कथाओं के माध्यम से युगों युगों से समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखा है। मिथक संस्कृति इतिहास के आख्यान होता है। क्वेश्चन नंबर 62, स्थापना ए में लिखा है कि रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष निकष रस है। और लिखा है कि तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक के हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए और आर दोनों सही, डी में कि ए और आर दोनों गलत। तो 62 का आंसर क्या होगा? तो देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों बात गलत है, ऑप्शन डी सही है। देखिए लिखा है कि रस केवल भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। रस क्या है? केवल भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, बल्कि यह पाश्चात्य काव्य का भी अभिन्न अंग है। मतलब कि तो काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है ही भारतीय काव्य का, लेकिन जो पाश्चात्य काव्य है उसका भी अभिन्न अंग है। संपूर्ण हिंदी काव्य में रस छंद अलंकार आदि तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो जो हिंदी काव्य में संपूर्ण जो हिंदी काव्य उसमें रस का भी, छंद का भी और अलंकार तीनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आदि जो तत्व हैं उनका प्रयोग किया जाता है। हिंदी साहित्य में कविताओं के मूल्यांकन में विभिन्न कालखंडों में उनकी शैली, विधान, कविता का उद्देश्य, देशकाल का वातावरण आदि का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63, स्थापना में लिखा है कि साहित्य जनता की अभिजात्य चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है। तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं है, गलत बात है, धरोहर है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा तो ये गलत बात है। और साहित्य जनता की अभिजात्य चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है, ये भी बात गलत है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत। लिखा है कि साहित्य जनता की सभी प्रकार की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब है, इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिबिंब दर्शाया जाता है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 64, लिखा है कि स्थापना में कि साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि जनसमूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में कि ए सही आर गलत,
बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए और आर दोनों सही, डी में कि ए और आर दोनों गलत। तो 64 का आंसर क्या होगा? तो देखो 64 का आंसर होगा कि ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन बी सही कि ए गलत आर सही। लिखा भी है कि साहित्य लेखन केवल विशिष्ट लेखकों के व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं, बल्कि साहित्य लेखन कोई भी कर सकता है, चाहे वह विशिष्ट व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा कलात्मक सौंदर्य के उच्च स्तर पर प्रस्तुत करता है, जबकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती है। ठीक है ना, जो अनुभव होगा वो मतलब कि उसके पास कला होगी, और जो अनुभव नहीं हुआ उसके पास मतलब कि कोई भी साहित्य लिखने की कला नहीं होगी ना। तो वही बताया इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 स्थापना में लिखा है कि दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तिगत का सामाजिकरण नहीं हो जाता। तर्क आर में क्योंकि व्यक्तित्व के सामाजिकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। ए में है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए और आर दोनों सही, डी में कि ए और आर दोनों गलत। तो 65 का आंसर क्या होगा? तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है और आर दोनों सही है। देखो मानव द्वारा केवल दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से व्यक्तित्व का सामाजिकरण नहीं हो जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व के सामाजिकरण के लिए अपनी शक्तियों का मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे रचना के नाम दिए गए, यहाँ पे रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, तो उसको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 66 का लिखा है कि रचना में कि रास पंचाध्यायी, प्रेम वाटिका, कवित्त रत्नाकर और वर्वे नायिका भेद। रचनाकार में कौन कौन? रसखान है, सेनापति है, नंददास है, आलम है और रहीम है। तो 66 का मतलब कि मिलान करना है। तो रच पंचाध्यायी ये किसका है? यह है नंददास का। प्रेम वाटिका ये रसखान का है। कवित्त रत्नाकर इस सेनापति का है और वर्वे नायिका भेद ये रहीम का है। तो 66 का ऑप्शन डी सही है। 3 1 2 5 डी। देखिए यहाँ पे जो है लिखा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पंक्ति दिए गए, यहाँ पे रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो पंक्तियाँ मतलब कि पढ़ेंगे, मिलान करेंगे। कौन ए में लिखा है कौन परी यह बाने, अरिनित नीर भरी गगरी ढकरावे। ये किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो वह प्रताप शाही की पंक्ति है। बी में कि ये प्रेम कुपंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। ये किसकी पंक्ति है? तो यह बौद्धा की पंक्ति है, बौद्धा की। तो ए का 2 और बी का 3 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। सी का क्या? सी का 5 हो जाएगा कि चौचिन के चौचिन मोजिन के महाराज हम कविराज हैं, पेचाकर चतुर के। तो इसका क्या होगा? ए का 2 और बी का 3 और सी का क्या होगा? सी का 5 हो जाएगा। ठाकुर की ये पंक्ति है और लिखा है कि चांदनी के भारण दिखा उन्यों से चंद गंधी के कारण गंधी के भारण बहत मन मन पौन। ये किसकी पंक्ति है? तो ये है द्विजदेव की है। तो 67 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना, यहाँ पे रचनाकार। रचना प्रबंध चिंतामणि है, रणमल छंद है, जय चंद्र प्रकाश है और जयमंग जस चंद्रिका है। रचनाकार कौन कौन? श्रीधर है, जैनाचार्य मेरुतुंग है, मधुकर कवि हैं, भट्ट केदार हैं, दामोदर हैं। अब क्या करना? मिलान करना है। तो प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि ये किसकी है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग की है। रणमल छंद ये किसकी? ये श्रीधर की है। जयमंग प्रकाश ये किसकी? ये भट्ट केदार की है। और जयमंग जस चंद्रिका ये किसकी? मधुकर कवि की है। तो ए का 2 बी का 1 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए सही है।
देखो प्रबंध चिंतामणि जिसका प्रकाशन वर्ष 1304 है, इसके रचनाकार कौन है? ज्ञानाचार्य मेरुतुंग है। रणमल चंद, इसकी अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1454 ईस्वी है, इसके रचनाकार श्रीधर हैं। जयचंद प्रकाश, इसका प्रकाशन वर्ष 1224 ईस्वी है और इसके रचनाकार भट्ट केदार हैं। जय मयंक जस चंद्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष 1243 है और इसके जो रचनाकार वो मधुकर कवि हैं। और लखम सेन पद्मावती, इसका प्रकाशन वर्ष 1459 ईस्वी है और इसके रचनाकार हैं दामोदर कवि। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कविता, यहाँ पे प्रकाशन वर्ष। कविता में कौन कौन है? ए में कि प्रेम माधुरी, बी में कि एकांतवासी योगी, सी में कि हिम तरंगणी और डी में कि निहार। यहाँ पे प्रकाशन वर्ष है। तो प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी किसका है? पहली बात तो पहली बात ये है इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1875। क्या है? 1875। एकांतवासी योगी इसका प्रकाशन वर्ष 1886 ईस्वी है। और हिम तरंगड़ी इसका प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी है। और निहार की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। ठीक, तो ए का 3, बी का 1 किस में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही है 69 का। देखिए प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, श्रीधर पाठक की है। हिम तरंगड़ी इसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी का है। निहार 1930 ईस्वी, महादेवी वर्मा का है। और आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद का है। देखो एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की अनुदित रचना जो मूलतः गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखित हरमिट है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। कविता में कौन कौन है? कुकुरमुत्ता है, हुंकार है, भग्नदूत है, प्रेम संगीत है। मिलान करना है। कुकुरमुत्ता की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? कुकुरमुत्ता का तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1942। 1942 ठीक, 1942 है। हुंकार की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1939। 1939। भग्नदूत की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1933। 1933। और प्रेम संगीत की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1937। 1937। तो ए का 2 और बी का 4। ए का 2 बी का 4 ये तो किसी में नहीं है, ये ऑप्शन ही में नहीं है। तो मतलब कि ऑप्शन ही नहीं है तो इसका कोई बात नहीं है, लेकिन ये सही है। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। हुंकार का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। भग्नदूत की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। और प्रेम संगीत की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। आगे लिखा भी है यहाँ पे डी नहीं, मतलब ऑप्शन में दिया ही नहीं था। ऑप्शन मतलब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। कुकुरमुत्ता की अगर बात करें नहीं, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और हुंकार की अगर बात करें तो 1939 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की है। भग्नदूत 1933 ईस्वी आज्ञे की है। प्रेम संगीत 1937 ईस्वी भगवती चरण वर्मा की है। और युगांत 1936 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक, क्वेश्चन में 71 लिखा कि निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे रचनाओं के नाम। पात्र में कौन कौन है? राधा है, जम्बवान है, युधिष्ठिर और किष्किंधुली हैं। रचना में कौन कौन है? राम की शक्ति पूजा, अषाढ़ वीणा, प्रिय प्रवास, विजयपथ और महाप्रस्थान। 71 का तो देखो राधा की अगर बात करें तो राधा किस में थी?
राधा किस में थी, तो वो थी प्रिय प्रवास में। ए का 3 प्रिय प्रवास है। जामुवान, जामवान इसकी अगर बात करते ये थे शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाप्रस्थान और केश कंबली। अषाढ़ बीड़ा, अषाढ़ बीड़ा। ए का 3 बी का 1 और सी का 5। तो ऑप्शन बी में है, 73 का ऑप्शन बी सही है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि राधा प्रिय प्रवास में, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 है, हरिऔध की रचना है। जामुवान राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी निराला का है। युधिष्ठिर महाप्रस्थान नरेश मेहता की रचना है। और किश कंबली अषाढ़ वीड़ा आज्ञा की है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे स्त्री चरित्र दिए गए हैं, शीलवती हैं, शर्मिष्ठा हैं, सुरेखा और उर्वी है। और यहाँ पे मतलब रचना नाटक कौन कौन, पहला राजा, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और देवयानी का कहना, और देहांतर। और कौन है, देहांतर है। क्या करना है, मिलान करना है। ठीक, तो देखिए शीलवती, शीलवती की बात करते किसमें की पात्र है, तो वह सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। शर्मिष्ठा ये देहांतर का है, देहांतर की पात्र है। सुरेखा, सुरेखा की अगर बात करें तो ये द्रौपदी की पात्र है। और उर्वी, उर्वी ये पहला राजा। ए का 3 बी का 5 किस में है, तो ऑप्शन बी में है। तो 72 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उपन्यास यहाँ पे लेखक, उपन्यास में कौन कौन है, भाग्यवती है, नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, आदर्श दंपति। और यहाँ पे मतलब कि उपन्यास में कौन कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, उपन्यासकार उपन्यासकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, श्रद्धाराम फिल्लोरी हैं, राधा कृष्ण दास है, बालकृष्ण भट्ट है, और लज्जाराम मेहता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा। देखिए ये जो है प्रेमचंद युग उपन्यास के पहले का है। मतलब कि उपन्यास में था ना 3 युग, एक प्रेमचंद पूर्व युग, एक प्रेमचंद युग और एक प्रेमचंद उत्तर युग। तो ये प्रेमचंद पूर्व युग के पहले के उपन्यासकार हैं ये लोग। ठीक, तो भाग्यवती किसका है, तो वह श्रद्धाराम फिल्लोरी का है, श्रद्धाराम फिल्लोरी का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का, अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, और आदर्श दंपति ये लज्जाराम मेहता। तो ए का 2 बी का 4 किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो 73 का ऑप्शन ए सही है। भाग्यवती 1877 ईस्वी, श्रद्धाराम फिल्लोरी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट, अधकिला फूल 1907 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आदर्श दंपति 1904 ईस्वी, लज्जाराम मेहता, और निस्सहाय इंदु 1890 ईस्वी, राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आत्मकथा, यहाँ पे लेखक। आत्मकथा में है पानी बीच मीन प्यासे, आज के अतीत, सी में है कि पिंजरे की मैना, और डी में क्या आदत, हाथ से है, डी में। रमणिका गुप्ता, रविंद्र कालिया, मिथिलेश्वर, भीष्म साहनी और चंद्र किरण सोनरेखा। 74 का आंसर क्या होगा, देखिए मिलान करना है 74 का ना। तो पानी बीच मीन प्यासे, इसके जो लेखक हैं, वो हैं मिथिलेश्वर, मिथिलेश्वर है। आज के अतीत यह है भीष्म साहनी का है। पिंजरे की मैना ये चंद्र किरण सोनरेखा क्या, और हादसे ये रमणिका गुप्ता का है। तो ए का 3 बी का 4 और सी का 5 किस में है, तो ऑप्शन डी में है। 74 का ऑप्शन डी सही है।
देखिए यहाँ पे लिखा है कि पानीविच मीन प्यासी, इसका प्रकाशन वर्ष 2011 मिथिलेश्वर का है। और कहाँ तक कहे युगों की बात, ये भी मिथिलेश्वर का है। इसका प्रकाशन वर्ष ये नहीं है, पानीविच मीन प्यासी का प्रकाशन वर्ष 2011 है, ठीक ना, मिथिलेश्वर का है। उसके बाद आज के अतीत, इसका प्रकाशन वर्ष 2003 है, ईस्वी है, विष्णु साहनी का है। पिंजरे की मैना 2008 ईस्वी, चंद्र किरण सोनरेखा का है। हादसे 2005 ईस्वी, रमणीका गुप्ता का है। और गालिब छुट्टी शराब सन 2000 ईस्वी, रविंद्र कालिया का है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाकारों के नाम, यहाँ पे रचनाओं के नाम। रचनाकार में कौन कौन है? भरत हैं, धनंजय हैं, सागर नंदी हैं और रामचंद्र गुड़चंद्र हैं। रचना में कौन कौन है? साहित्य दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, 10 रूपक और नाट्य लक्षण, रत्नकोश। तो इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो भरत की अगर बात करें तो इनका जो रचना है वो है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र है। धनंजय की अगर बात करें तो इनकी रचना है 10 रूपक। सागर नंदी की बात करें तो इनकी जो रचना है वो है नाटक लक्षण, रत्नकोश। और रामचंद्र गुड़चंद्र की बात करें तो इनकी रचना है नाट्य दर्पण। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 5 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। 75 का ऑप्शन ए सही है। नाट्यशास्त्र ये भरत का है, 10 रूपक धनंजय का है, नाटक लक्षण रत्नकोश ये सागर नंदी का है, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुड़चंद्र का है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ठीक, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे आपको और क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।